ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस का आया हुआ अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। ये कोई प्रूवन टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, लोग इसको जनरली टफेस्ट कंसीडर करते हैं, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करना काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अगर इस क्वेश्चन पे मैं अपना रिव्यू दूँ, मैं जिस तरह के जनरली सवाल देखता हूँ और उन्हें टफ कंसीडर करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, वो इस सवाल से बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। जो हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो सवाल अच्छा है, बढ़िया है, बट व्हेन इट कम्स टू द डेप्थ ऑफ कंसेप्ट, ये मेरे हिसाब से आसपास भी नहीं है। तो अगर किसी को और ज़्यादा अच्छे सवाल देखने हैं, जिसको और ज़्यादा डीपर चीज़ें सीखनी है, वो कुछ वीडियोस को प्रेफर कर सकता है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे ज़्यादातर लोगों ने पहले से ही देखी हुई होंगी। ऑलराइट, तो ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने। तो fx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ब्रैकेट में ये बड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि देखने में डेफिनेटली टफ लग रहा है, और इसकी पावर हमें दे रखी है x/n, और हमसे बोल रखा है कि ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए जो है ट्रू है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है भाई कौन सा वाला सही है। तो देखो, इस तरह के सवाल जहाँ पर पावर आपको x/n दे रखी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जेईई एडवांस का सवाल देखने आए हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है, पहली बार देख रहे हो, तो चीज़ों को देख लो, है ना, डेफिनेटली बहुत आइडिया लग ही जाएगा आपको। ऐसा मत करना कि पहले तुम पढ़ोगे चैप्टर फिर आके देखोगे, पहले भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा आगे आने वाली चीज़ें जिस तरह की होंगी उनका, है ना। तो जब भी हमको पावर में x/n दे रखा होता था, तो हमने इस तरह के कई सारे सवाल पहले करे होंगे जिसमें हम log ले लेते थे और x/n नीचे आ जाता था, और log के अंदर चीज़ें मल्टीपल में होती थी। इसमें भी मल्टीप्लाई में बहुत सारे टर्म्स हैं, और उसके बाद हम लिमिट एज अ सम वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। इस लिमिट को हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते थे, जहाँ पर हम r/n को x मान लेते थे, एक वेरिएबल मान लेते थे। इस तरह के सवाल अगर किसी ने नहीं किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते तो मैं इस तरह के सवाल की भी एक बेसिक वीडियो बना दूंगा समझाते हुए कि किस तरह से चीज़ें इसमें होती हैं। बट नहीं पता तो इस सवाल को मैं जब सॉल्व करूँगा तो उसमें भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी हम सस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, बट जब हम डायरेक्टली लॉग ले लेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हो सकता है कोई पहले अटेम्प्ट में ऐसा करे कि सीधे इस एक्सप्रेशन को लॉग में ले ले और r/n की फॉर्म बना ले और इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की कोशिश करे, पर नहीं हो पाएगा। ये तब होगा जब आप अंदर के टर्म्स को, अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको ढंग से अरेंज कर लोगे। तो अंदर के एक्सप्रेशन को अरेंज कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। ऑलराइट, तो सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड में कर लेते हैं फॉर मोर स्पेस। अब मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को लिखने जा रहा हूँ। तो हमने लिख लिया एक्सप्रेशन। अब न्यूमरेटर की तरफ थोड़ा ध्यान देना। न्यूमरेटर में जो पहला वाला मेरा वेरिएबल टर्म है, ये पूरा जो ब्रैकेट में x+n दे रखा है, इसमें से मैं कॉमन लेने वाला हूँ n, और इसके अगले वाले में से मैं कॉमन लूँगा n/2, और फिर उसके अगले वाले में से n/3, ऐसी कर करके n तक जाएगा, और आखिरी वाले में मैं कॉमन लूँगा n/n। ऐसा करने के बाद क्या निकल के आएगा ये ध्यान से देखना। तो ये n⁴n तो रखा ही है यहाँ पे अपना। पहले वाले में से n कॉमन लिया तो बन गया ये 1 + x/n। अगले वाले में से हम n/2 कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये, और उसके अगले वाले में से जो हम n/3 कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये, और इस तरह से हमारा एंड तक कंटिन्यू होगा, और आखिरी वाला टर्म हो जाएगा हमारा ये। तो पहली बात तो किसी को जनरल एक्सप्रेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। एक बार ध्यान से देख लो किस तरह से टर्म्स कॉमन लिए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर को सॉर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो n⁴n तो आपका ऑलरेडी रखा ही हुआ है, और साथ में ये जो एन्स हैं ऊपर, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये सारे एन्स जो है टोटल n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो एक n⁴n और आ गया हमारे पास साथ में। ऑलराइट, अब नीचे देखेंगे तो 2 × 3 × 4 ये हमारा n तक जा रहा है, तो नीचे हमारा n फैक्टोरियल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बॉस। और ऊपर हमारी क्या सीरीज बन जाएगी, 1 + x/n × 1 + 2x/n, और ये हमारी कंटिन्यू होगी n तक 1 + nx/n तक। नाउ लेट्स कम टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर देखा है, वो हम इसको सॉर्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस बार n/2 n/3 कॉमन नहीं लेने वाले। हम इस बार कॉमन लेंगे n² और n²/2 का स्क्वायर, फिर n²/3 का स्क्वायर, हम ये कॉमन लेते जाएंगे। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यार हवा में किसी के दिमाग में आएगी क्या ये कॉमन लेना होता है। नहीं बॉस, हवा में दिमाग में नहीं आती चीज़ें। कुछ दिख रहा होता है कि आपको ऐसा होने से सही हो जाएगा, इसीलिए आप करते हो। तो अगर तुम न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो किसी के दिमाग में क्यों आएगा कि वो n/2 n/3 n/4 कॉमन ले, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन है ये r/n की फॉर्म ले रहा है ऐसा करने पे, और जब हम लिमिट ऐसा सम कर रहे होते हैं तो हमें r/n ही फॉर्म करना होता है। अब हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा हो ये r/n क्या बोले जा रहा है इतनी देर से। कोई दिक्कत नहीं, अभी वीडियो देख लो, दिक्कत हो तो कमेंट में बात भी डाल देना, हम समझ लेंगे r/n होता क्या है। जिन्हें नहीं पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो नाउ वील सॉर्ट द डिनोमिनेटर आउट। तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर हम r/n के होल स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ऊपर r/n बना है तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल लग रही है चीज़। तो नीचे ऑलरेडी एक n फैक्टोरियल था तो उसे वहीं रख देते हैं।
अब हम पहले वाले में से कॉमन निकालते हैं हमारा एन स्क्वायर, तो ये हमारा जो बन जाएगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। फिर अगले वाले में से एन स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे तो हमारा इस तरह का टर्म आ जाएगा 1 प्लस 2 एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। उसके बाद अगला वाला आएगा एन स्क्वायर बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, और इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से आखिरी वाला टर्म लेता हूँ सीधे, तो यहाँ तक जाके हमारी जो है बात रुक जाएगी है। अब हम चीज़ों को वापस सॉर्ट कर देते। देखो ये एन स्क्वायर जो है ये हमें देखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है, सबको मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इसको और इसको, जितने भी टोटल आ रहे होंगे ये हमारा n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो नीचे हमारा बन गया n की पावर 2n, सारे n स्क्वायर को हटा के। तो डिनोमिनेटर को मैं ग्रीन वाले पेन से अलग से लिख लेता हूँ रिजॉल्व करके, n की पावर 2n, और साथ में n फैक्टोरियल तो था ही यार अपना, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके नीचे आ रहा है 1 का स्क्वायर, है ना, और ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का, और ये n के स्क्वायर तक चलते जाएंगे। तो इस तरह का आपका हिसाब किताब बन गया। अगर आप इन सबको देखोगे तो ये आपका एक तरह से बन रहा है n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सवाल का खत्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि टर्म्स हमारे कट गए और एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया ले दे के। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया है n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और साथ में ये पूरा हिसाब किताब। तो इसको अच्छे से ऊपर लिख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका न्यूमरेटर में भी जो है n की पावर n जो है 2 बार आ रहा था, तो ये आपका n की पावर 2n और n की पावर 2n कट जाएगा। अगर आप देखोगे ये n फैक्टोरियल इसके साथ जाके n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बना देगा, और ये जो है एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये पूरा हिसाब किताब जो है अब ये गायब हो चुका है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर चुके हैं ना। तो ये बेसिक आपको डिडक्शन करना था, है ना, इस सवाल को कंप्लीट करने के लिए। अभी आगे और भी चीज़ें हैं सवाल में, जो हो सकता है कुछ लोग वहाँ जाके रुक जाएं, बट मेन चीज़ यही थी, है ना। तो अब हमारे पास ऊपर पावर दे रखी है एक्स बाई एन, और ये मत भूलो कि लिमिट का सवाल था, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑल राइट, तो अब हम सिंपली लॉग लेना शुरू कर देते हैं, लेते हैं लॉग, देखते क्या होगा। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया एक्स बाई एन लॉग ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई एन, माइनस लॉग ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके n, सेम समेशन की लिमिट्स इधर उधर दोनों सेम है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब आपको सिंपली इनको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हम 1/n को dx मानते थे और r/n को x मानते थे, है ना। और लिमिट हमारी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम r/n को यहाँ पर देखो x मान रहे हैं, है ना, r/n को अगर तुम x मान रहे हो तो x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है। x की वैल्यू जो है हमारी ये 1/n से लेके r/n तक जा रही है ना, और r की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी n, तो x की वैल्यू जो है हमारी, जो कि हमने x माना है ना। ऐसे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक काम करते चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट करते हैं पहले, क्योंकि दो तरह के एक्स आ गए। एक तो हम एक्स मानते थे समीशन सीरीज का सवाल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, ठीक है। हम 1/n को मानते हैं dy। एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख रखा है, तो इसको हम n कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर n था, वो सवाल आपने पहले देख लिया होगा, मैंने गलती से x लिख दिया जल्दी में, क्योंकि ज़्यादातर सवाल x से रिलेटेड ही होते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर n कर दिया। तो हम 1/n को है dy मानते हैं, तो y जो है हमारा वो r/n हो जाएगा। तो r/n की इनिशियल वैल्यू क्या है 1/n, फाइनल वैल्यू क्या है n/n। तो y जो है हमारा 0 से लेके 1 तक जा रहा है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो अपना 1 के बराबर है। तो जो भी हम इंटीग्रल करेंगे उसमें y की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक इस तरह से होती है। वैसे ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, अगर जिसने पढ़ रखा है उसे पहले से ही पता होगी, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा मैंने उनके लिए अलग से बता दिया, है ना। और यहाँ पर x को हम नहीं छेड़ने वाले, क्योंकि x जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि x कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है ना, हाल फिलहाल इसके डिडक्शन में। तो x को एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट करो, तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। x को बाहर रखना तो लिमिट हट जाएगी और चीज़ें इस तरह से इंटीग्रल में जो है कन्वर्ट हो जाएंगी। ये x हमारा भारी पड़ा रहेगा। ऑल राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों को x देख के थोड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा होगा, यार अभी तक तो x के साथ ही इतने सारे x को वेरिएबल माना है, यहाँ पर ये x को कॉन्स्टेंट कर दे रहा है। तो एक बार मान के देखो x अगर 3, 4, 5 या k होता, उस हिसाब से तुम चीज़ों को किस तरह से डील करते। वैसे ही सवाल को हम एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि हम dy के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड x इज़ नॉट अ वेरिएबल विच इज़ वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू y इन एनी वे, तो इसको हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर xy लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, तो xy को थोड़ी देर के लिए कुछ और मान लेते हैं, xy को हम t मान लेते हैं, तो ये हमारा x फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने पे हमारे पास आ गया। ध्यान रखना हमने यहाँ पर dy को dt में कन्वर्ट किया है, पर हमारे पास जो रिलेशन आया था वो था dy इक्वल टू dt अपॉन x। तो यहाँ पर नीचे दोनों में एक एक अपॉन x आ गया, अपॉन x इधर आ गया, जो कि हमारा इस x से कट गया, है ना। तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई। अब हमको ऑप्शन से काफ़ी हिंट मिलता है, सवाल को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखो ये f डैश की बहुत बातें कर रहा है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सिंपली डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, है ना। सब कुछ सही है। अब ज़रा हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, है ना।
क्योंकि सवाल तो देखो ऑब्वियस है, उसका सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। ऑलराइट, तो अब तक जो हमने सवाल किया है हमने उसमें एक बहुत बड़ी गलती की हुई है। तो मैं चाहूँगा एक बार वीडियो को पॉज करें और 5 मिनट दो, है ना। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ यहाँ पे छूटी हुई है और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं। पकड़ पाए तो वीडियो में बता देना पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। और वो चीज़ सामने लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। और चलो मैं थोड़े हिंट दे देता हूँ, वो इस स्टेप के बाद से शुरू हुई है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ डिराइव आउट कर ली होगी। खैर फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने कर ली होगी वो बेनिफिट्स यूल कर लेगा, जिसने नहीं करी होगी वो आंसर देख लेगा। तो जब हम लॉग लेते हैं, जब हम इनिशियल स्टेप में लॉग ले रहे थे, तो fx इक्वल टू हमारा कोई एक्सप्रेशन दे रखा था, है ना, exp। तो हमने इस एक्सप्रेशन पे लॉग लिया था। लॉग तो यार दोनों साइड लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि एकदम से तुम राइट साइड में ही लॉग ले लो। लॉग तो दोनों साइड लिया जाता है, तो लॉग हमें लेफ्ट साइड में भी लेना था। तो लेफ्ट साइड में हमारा बनेगा लॉग ऑफ fx, नॉट जस्ट प्लेन fx, है ना। fx पे भी लॉग हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो हम fx को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लॉग fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल f डैश x नहीं बनेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा f डैश x अपॉन fx, जो कि डिफरेंशिएशन होता है log ऑफ fx का। क्लियर है। तो हमें मिल गया f डैश x अपॉन fx दैट इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा हिसाब किताब एंड में निकल के आ गया। सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं बस, पर कुछ ऑप्शंस हम इसकी मदद से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया f डैश x अपॉन fx का। और एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने की, दैट fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि fx एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। fx जो है इस फॉर्म का फंक्शन है, a की पावर x, है ना। a यहाँ पर ये बड़ा सा जो है हमारा अंदर जो एक्सप्रेशन वो दे रखा है, और x जो है वो हमारी कोई भी पावर हो, फर्क नहीं पड़ता। इन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं और ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते जब तक इनके बाहर पूरी तरह से माइनस का साइन नहीं लगा, और इसके नहीं लगा है। तो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये चीज़ तो फिक्स है बॉस। अब वो बात कर रहा है f डैश ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3 क्या बड़ा है f डैश ऑफ 2 अपॉन f ऑफ 2 से, कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 3 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। 3 डाल के आपको मिलेगा ये, दैट इज log 4/9, और 2 डाल के मिलेगा ये। तो आपको ये बताना है इसमें से बड़ा कौन सा है, क्या लगता है कौन सा बड़ा है। ऑलरेडी यहाँ पे हमने फिर से कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे 9 की जगह 10 आएगा, दैट इज 9 + 1 10, 4/10। तो log 4/10 की वैल्यू हमारी लगभग log 0.4 के बराबर होगी, और ये हमारा जाएगा log 0.6। तो log 0.6 बड़ा होगा या log 0.4 बड़ा होगा, क्या लगता है। ये हमारा log 0.6 है, ये हमारा log 0.4 है। ऑब्वियसली 0.6 वाला बड़ा होगा, और ऑप्शन में कह रहा है कि f डैश ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3 बड़ा है। तो भाई आप तो निकलो यहाँ से। बात करते हैं f डैश ऑफ 2 की। तो जब हमने वैल्यू डाली थी 2, तो हमारा क्या आया था, एक बार नीचे आ जाते हैं। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे f डैश 2 की वैल्यू, तो ये निकल के आएगी सम पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय log 3/5, और log 3/5 हमारा नेगेटिव होता है ना। तो हमारा f डैश ऑफ 2 नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर बोला सम पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पर मैं f ऑफ 2 को रेफर कर रहा हूँ। f ऑफ 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि fx एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से देख लेते हैं उसमें क्या बोल रहा था भाई। ऑलराइट, तो ये बोल रहा है f डैश ऑफ 2 इज लेस देन 0। तो भाई आप सही है, पर सिंगल करेक्ट नहीं है, जो एडवांस का सवाल है, तो ये ऊपर वाले भी चेक करने पड़ेंगे। तो इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कहता है f डैश x इक्वल टू fx इक्वल्स टू log ऑफ मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देख के हम बहुत ही एक ऑब्वियस सी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब हम देखते हैं x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, तो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होगा 1 प्लस एक्स से। तो न्यूमरेटर में जो चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो छोटी हो जाएगी। तो एक 1 से बड़ी क्वांटिटी देगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 से 1 के बीच में ये पार्ट पॉजिटिव रहेगा, सेम गोज फॉर दिस वन, ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर ध्यान रखना 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं। तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि f डैश x है भाई पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन भाई तुम्हारा हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। पर जब हम बात करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी न्यूमरेटर से। तो लॉग के अंदर एंटिटी आ गई, क्वांटिटी आ गई कोई भी जो 1 से छोटी है, फ्रैक्शंस आ गए, तो अब ये नेगेटिव चीज़ें देगा बाहर, नेगेटिव बाहर देगा। तो ये क्वांटिटी जो है हमारी, ये एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा, और ये पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में f डैश x जो है ये भाई आपका लेस देन 0, यानी कि fx इज डिक्रीजिंग। और ये मैंने अपनी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में डिक्रीजिंग लिख दिया है और इंक्रीजिंग भी लिख दिया है। तो ये जो हमने ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बेस पे हम कह सकते हैं, देखो 1/3 हमें दे रखा है और 2/3 दे रखा है। हमें याद है कि 0 से 1 में भाई ये इंक्रीजिंग था, तो ऑब्वियसली f ऑफ 2/3 बड़ा होगा f ऑफ 1/3 से। तो यार आप अंदर आ जाओ,
और इसकी बात करें एफ 1/2 1, तो हमें ये पता है कि 1/2 से 1 तक हमारा एफ एक्स बढ़ रहा था, 1 पर चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई थी, 1 के आगे चीज़ें थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई थी। तो ये तो गलत कह रहा है, ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसका मतलब हमारा बी और सी आंसर है। ध्यान रखना, इस सवाल को मैंने अटेम्प्ट किया है काफ़ी ज़्यादा देर में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें समझाने में टाइम लगता है, बट फिर से मैं बोलूँगा अगर किसी रिडक्शंस को एक एनफ है तो वो इस सवाल को बना सकता है ना। और जिस तरह के सवाल मैंने और पहले डिस्कस किए हुए हैं, जिनको मैं सो कॉल्ड गॉड लेवल इलस्ट्रेशंस के नाम से वीडियो माइमिंग नाम देता हूँ इनका, वो इससे काफ़ी ज़्यादा टफ है और कंसेप्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा डीप है ना। इस सवाल में मेनली क्या चीज़ थी, आपको डिडक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। और ये बेसिक कंसेप्ट तो जेईई मेंस का बेसिक कंसेप्ट है, R/N में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन में चेंज करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगे होगी। मिलते हैं अगली वाली में।